जैसे ही स्कूल के बच्चों को छुट्टी हुई तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में बोलकर बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगा था। गर्मा गर्म समोसे ले लो, अपने चचा के हाथ के बने हुए खस्ता और मज़ेदार समोसे ले लो। मेरी आवाज़ सुनकर बहुत सारे बच्चे मेरी जानब लपके थे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। बच्चों की तादाद देखकर मैंने दिल में अंदाज़ा लगा लिया था कि आज मेरी बिक्री अच्छी खासी होगी। बच्चों के साथ मैं नहायत इखलाक और खुशदिली से पेश आ रहा था। एक तो मेरे बनाए हुए समोसे बहुत मज़ेदार थे, दूसरी तरफ मेरा रवैया ऐसा था कि बच्चे खुद खुद मेरी तरफ खींचे चले आते थे। मेरे अलावा यहाँ पर और बहुत सारे लोग थे, कोई समोसे बेचता, कोई चाट, कोई पकौड़े, कोई चिप्स। गर्ज के हर किसी के पास अपना सामान मौजूद था, मगर किसी के पास भी इतना ज़्यादा रश नहीं होता था जितना मेरे पास। अक्सर वो लोग मुझसे पूछते थे कि यार तुम्हारी इतनी ज़्यादा बिक्री का राज क्या, और मैं मुस्कुरा कर सर झुका कर रह जाता था। अब इन्हें क्या बताता कि बच्चों को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मैं इन दुकानदारों की तरह माथे पर तीन चढ़ाकर गुस्से से किसी से भी बात नहीं करता था। अगर किसी बच्चे के पास कम पैसे होते तो मैं फिर भी उसे समोसे दे दिया करता था, कभी कभी बच्चों को मुफ्त में दे दिया करता। और जो वो अगली बार पूरे पैसे लेकर मेरे पास आते, उनकी निगाहों में मेरे लिए इज्जत होती, और इस तरह से मेरे पास बच्चों की तादाद बढ़ने लगी थी और मेरी आमदनी में भी इजाफा होने लगा था। एक दिन बारिश का मौसम बना हुआ था। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बिक्री होगी, और अगर बारिश शुरू हो जाती तो मेरा सारा माल खराब हो जाता। तभी मेरी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जो मेरे ठेले के करीब ही खड़ी थी। उसकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। वो बार बार अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। मैंने बच्ची को प्यार से अपने पास बुलाया था। मेरे पास आकर वो ललचाई हुई नजरों से समोसों को देखने लगी थी। बेटा, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और क्या आपको ये समोसे खाने हैं? मेरा नाम तानी है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने दो समोसे दिए तो वो सारे समोसे चट कर गई। मैंने उसे मजीद समोसों की पेशकश की तो कहने लगी कि मेरी एक बहन भी है जो बहुत भूखी है। अगर आप दो समोसे उसके लिए दे दें तो मैं घर ले जाऊंगी। मुझे उस पर तरस आ गया था। मैंने उसे तीन और समोसे दे दिए। अगले दिन से फिर से वो बच्ची मेरे ठेले के पास ही थी। वो कौन आंखों से मेरे ठेले की तरफ देख रही थी, मगर उसने एक बार भी मेरे पास आकर भीख मांगने की कोशिश नहीं की थी। शायद किसी अच्छे घराने की थी। अपनी भूख से मजबूर होकर वो मेरी तरफ देख तो रही थी, मगर मेरे पास आकर मांगने से हिचकिचा रही थी। मैंने चौकीदार से इस लड़की के बारे में पूछा तो कहने लगा यहाँ करीब ही एक बेवा औरत रहती है जो उसकी बेटी है। वो बेवा औरत स्कूल में आया के फ़राइज़ सारे अंजाम देती है, और ये बच्चे भी उसी स्कूल में ही पढ़ते हैं। बस क्या बताऊँ, वो गरीब लोग हैं, किराए के घर में रहते हैं। जितना भी कमाती है बेचारी, किराए, बिजली के बिल और राशन में खर्च हो जाता है, और वो खुद बीमार भी रहती है। ये सब सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा तरस आया था। अब मैंने ये मामूल बना लिया था कि मैं बगैर कुछ कहे इस बच्ची को समोसे देता और इसके लिए एक शॉपर में भी डाल दिया करता था। जब एक हफ्ता मुसलसल उसे समोसे देता रहा तो एक दिन उसने इनकार कर दी। कहने लगी, मेरी माँ गुस्सा करती है, वो इस बात पर मुझे डांटती है कि मैं क्यों किसी से भीख मांगती हूँ। आप ये समोसे ना दें, मुझे ज़रूरत नहीं है। आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी, मगर लबों पर इनकार था। मेरे दिल को कुछ होने लगा था। मुझे अपना वो वक्त याद आ गया था जब मैं खुद छोटा था और मेरे अब्बू फौत हो गए थे, और माँ हम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी खुद ही उठाने लगी थी। और इस बच्ची की बातें सुनकर और उसके खुश्क लबों पर वो गैरतमंदाना इनकार देकर वो माजी के इन गहरे गारों में उतरता चला गया जहाँ मेरी अपनी जिंदगी की कहानी दफन थी। वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा जब मैं खुद तानी की तरह छोटा था, और हालात के थपेड़ों ने मेरे सर से मेरे बाप का मजबूत साया छीन लिया था। वालिद की वफात के बाद घर में जैसे कहर उतर आया था। हमारी माँ, जिनकी हड्डियां मेहनत कर कर के घिस चुकी थी, इन्होंने हमें पालने के लिए अपनी हस्ती मिटा दी। वो लोगों के कपड़े सीती, घरों में बर्तन मांजती, मगर गुर्बत थी कि हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। मैंने तभी फैसला किया था कि मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा, मगर अपने छोटे भाई आमिर को इसे जिल्लत भरी जिंदगी से निकालूंगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बनूं, मगर अपने भाई के लिए मैंने अपने इस ख्वाब से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया था। घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मैं मजदूरी करने लगा था। जहाँ कहीं काम मिलता करने के लिए चला जाता, कभी किसी काम से इनकार नहीं किया, बेशक वो मुश्किल हो या आसान, पूरा करके रहता। जब घर आता तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। अब माँ मुझे देखकर बहुत रोती। मैंने हौसला देता, माँ वक्त जल्दी गुजर जाएगा, देखना हमारी ज़िंदगी कितनी जल्द आसानी में तब्दील हो जाएगी। जब आमर किसी काबिल बन जाएगा तो मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, फिर हम दोनों भाई मिलकर अपना बिजनेस करेंगे। मैं अम्मा को अपने ख्वाब दिखाता तो पूरा उम्मीद नजरों से मुझे देखती और कहती, बेटा ये काम बहुत मुश्किल है, मजदूरी बहुत मुश्किल है,
फिर मैंने माँ की बात मानकर समोसे बनाने का काम शुरू कर लिया था। मैंने मजदूरी की जगह इस हाथ में समोसे तलने वाली कढ़ाई पकड़ ली थी। मैं सुबह सवेरे स्कूल के बाहर अपना ठेला सजाता और शाम तक धुएं और तेल की बू में बसा रहता। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि आम्बर की स्कूल की फीस कभी लेट ना हो, उसे कभी फटे हुए जूते ना पहनने पड़े और उसे वो हकारत ना झेलनी पड़े जो एक गरीब को झेलनी पड़ती। और जैसा मैंने सोचा था सब वैसे ही हुआ। तो मैं कुर्बानी देता रहा और मेरा भाई अपनी तालीमी मनाजिर तय करता रहा। कभी-कभी तो ऐसा होता कि उसकी फीस अदा करने के लिए मैं सारा दिन समोसे बेचता और रात को किसी दुकान पर काम करता। गरज ये कि मैं आराम के लिए कम से कम वक्त रखा था। सिर्फ अच्छे मुस्तकिल की के कल को अमर मुझसे ये सब छुड़वा दे। मगर ये सब हुआ मेरे और माँ के ख्वाबों के उल्ट। आमिर पढ़ लिखकर एक बड़े सरकारी ओहदे पर फायज हो गया था। उस दिन मैं और अम्मा बहुत ही ज्यादा खुश थे। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मगर आमिर का रवैया सरद था, वो खुश्क मिजाज हो गया था। मुझे लगा शायद वो अपनी जॉब से थक जाता है। इस तरह की कितनी तावीलें देकर मैं खुद को मुतमिन कर लेता। जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो मुझे लगा मेरी जिंदगी भर की थकन उतर गई। मगर ये मेरी भूल थी। पैसा आती अमर के लहजे में एक अजीब सी अजनबी आ गई। उसे अब मेरा समोसों का ठेला अपने मोहतबर दोस्तों के सामने बताते हुए शर्माने लगी थी। उसने अपने पसंद से एक बहुत बड़े अमीर खानदान की लड़की से सारा से शादी करने का फैसला किया था। मुझे और माँ को इस फैसले से आगाह किया। कहने लगा मैं सारे के साथ उसके बंगले में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं और माँ एक दूसरे को देखते रह गए। मगर बेटा, लड़कियां शादी के बाद ससुराल में आती हैं, लड़के ससुराल में नहीं जाते। वो तलख नजरों से हम दोनों को देखने लगा था। इस घर में ऐसा ही क्या जो अपनी बीवी को जहाँ पर लेकर आऊँ। मैं सारी ज़िंदगी भी गुजार दूँ तो भी वैसी रहाइश अपनी बीवी को नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। और वैसे भी वो मुझे पसंद करने लगी है। ये मेरे लिए गोल्डन चांस है और मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। सारे के बाप की अपनी फैक्ट्रियाँ थी, उनके म्यारे ज़िंदगी के सामने हम खुश भी नहीं थे। शादी की तैयारी शुरू हुई तो आमिर ने मुझे साफ कह दिया, भाई मेरे ससुराल वाले बहुत ऊंचे लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ अपने इन आम से कपड़ों में आए या किसी को बताएं कि आप समोसे बेच रहे हैं। मैंने इन्हें बताया कि आपका अपना बड़ा कारोबार है जो अब दूसरे शहर मुंतकिल हो गया है। वो उसकी बातें मेरे दिल पर नश्तर की तरह लगी। मगर मैंने माँ की खुशी की खातिर खामोशी इख्तियार कर ली। शादी का दिन आया तो शहर के सबसे महंगी हाल में तकरीब थी। मैं और माँ एक कोने में सहमे बैठे हुए थे। आमिर स्टेज पर बैठा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था और उसकी नजरें हमसे कतराती नहीं। जब मुबारकबाद देने का वक्त आया तो माँ ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से बनाई हुई एक सोने की अंगूठी निकाल ली। वो लर्जते कदमों से स्टेज पर गई ताकि अपनी बहू को प्यार दे सके। जैसे ही माँ ने सारा का हाथ पकड़ना चाहा, सारा ने एक कराहत भरी नजर माँ के खुरदरे हाथों पर डाली। आमिर ने फौरन माँ का हाथ पकड़कर पीछे झटक दिया और दांत पीसते हुए धीमी मगर जहरीली आवाज में कहा, अम्मी आपको जहाँ किसने बुलाया है? जाइए नीचे जाकर बैठिए, आपने मेरा मजाक बनवा दिया। माँ की आंखों से वो आंसू गिरे जो मैं आज तक नहीं भूल सका। वो रात हमारे लिए किसी जनाजे से कम न थी। शादी के दूसरे ही दिन आमिर ने अपना सामान बांधा। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि जिस भाई ने अपना मुस्तकबिल जलाकर उसे रोशन किया वो अब कैसे रहेगा। वो अपनी अमीर बीवी के साथ एक पुरतआश बंगले में मुंतकिल हो गया और हमें इस टूटे हुए मकान में तनहा छोड़ दिया। मैंने आमिर के इस रवैये को अपने दिल में एक बोझ की तरह रखा। मगर माँ के सामने हमेशा मुस्कुराता रहा ताकि नहीं ये एहसास ना हो कि उनका बेटा बिक चुका है। आमिर के जाने के बाद मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन फिर मेरी शादी सुगरा से हुई। वो एक गरीब घराने से साबर और शाकर लड़की थी। उसे जब पता चला कि मैंने अपने भाई के लिए क्या कुछ किया और बदले में क्या पाया तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। सुगरा ने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। वो रातों को जाग जाग कर कपड़े सीती और एक एक रुपया जोड़ते रही। एक दिन उसने अपनी अलमारी से एक छोटी सी पोटली निकाली और मेरे सामने रख दी। ये क्या है, मैंने पूछा। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी मेहनत और बचत और हमारे मुस्तकबिल का सहारा है। इससे अपना ठेला खत्म करें और एक पक्की दुकान बनाएं। आप कब तक इस धूप और धूल में खड़े रहेंगे? इन पैसों से मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान बना ली। अल्लाह ने इसमें ऐसी बरकत डाली कि देखते ही देखते मेरी दुकान इलाके की सबसे मशहूर समोसा शॉप बन गई। फिर अल्लाह ने हमें एक बेटी दी जिसका नाम मैंने नूर रखा। वो वाकई मेरे घर का नूर थी। वक्त पर लगा कर उड़ता गया। नूर जवान हो गई और कॉलेज जाने लगी। एक दिन वो मामूल के मुताबिक कॉलेज गई मगर दोपहर ढलने तक वापस ना आई। पहले तो मैंने सोचा शायद सहेलियों के साथ हो गई। मगर जब शाम के साए गहरे होने लगे तो मेरा दिल डूबने लगा। मैं कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि वो तो छुट्टी के वक्त से ही निकल गई थी। मैंने उसकी सहेलियों से पूछा, हर जगह तलाश किया, गली मोहल्ले छान मारे मगर नूर का कहीं सुराग ना मिला। मेरी बीवी घर में मुसल्ले पर बैठकर दाढ़ी मार मार कर रो रही थी। रात के 12 बज चुके थे और मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका था। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं उसे अगवा तो नहीं कर लिया गया। मैं बदहवास हालत में थाने पहुंचा। वहां का
माहौल हमेशा की तरह सर्द और तलख था। मैंने ड्यूटी अफसर से मिन्नतें की मगर उसने बेरुखी से कहा, जाओ मियाँ सुबह आना, अभी बड़े साहब मसरूफ़ हैं। मैं वहीं थाने के फर्श पर बैठकर और अल्लाह से फरियाद करने लगा। अगली सुबह जब मैं थाने के दफ्तर के बाहर खड़ा था तो पता चला कि इस इलाके की नई एसपी एक खतून है जो बहुत सख्त और ईमानदार मानी जाती हैं। मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा सर झुका हुआ था और आंखों से आंसू जारी थे। मैंने लरजती आवाज़ में अपनी बेटी की तस्वीर उनके सामने रखी और कहा, बीबी मेरी बेटी को ढूंढे, मैं एक गरीब दुकानदार हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। जैसे ही एसपी साहबा ने तस्वीर उठाई उनकी नज़रें मुझ पर ठहर गई। वो कुर्सी से उठ के और तेज़ी से मेरे पास आई। आप आप वही हैं ना, स्कूल के पास समोसे वाले चचा? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, उनके चेहरे पर एक मायूस सी मुस्कुराहट थी। चचा, मैं वही तानी हूँ जिसे आप बचपन में रोज मुफ्त समोसे देते थे और मेरी माँ की छुप कर मदद करते थे। मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। वो दुबली पतली भूखी बच्ची आज इस कद्दावर ओहदे पर फायज थी। तानी ने फौरन अपने स्टाफ को बुलाया और हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई का हुक्म दिया। उसने नूर का मोबाइल नंबर ट्रेस करवाया तो पता चला कि उसे कॉलेज की एक सहेली के भाई जीशान ने अगवा किया है। ज़ीशान एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो नूर से शादी की ज़िद कर रहा था मगर नूर उसे उसके किरदार की वजह से नापसंद करती थी। एसपी तानी ने खुद इस ऑपरेशन की क़यादत की। चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने इस खुफिया ठिकाने का पता लगा लिया जहां नूर को जंजीरों में जकड़ कर कैद रखा गया था। तानी ने अपनी जान पर खेलकर गोदाम का दरवाज़ा तोड़ा और नूर को जालिमों के चुंगल से छुड़ाया। जब नूर थाने आई और मेरे गले लगी तो मुझे लगा जैसे मुझे दोबारा जन्म मिला हो। तानी मेरे पास आई। उसकी वर्दी पर धूल जमी थी मगर उसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, चचा आपने मुझे उस वक्त पाला जब मेरे पास जीने की कोई वजह ना थी। आज कुदरत ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बहन की इज्जत और ज़िंदगी बचाकर अपना वो कर्ज उतार सकूं जो आपने मुझ पर बरसों पहले चढ़ा दिया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरा सगा भाई जिसे मैंने अपना खून पिलाया था वो अपनी दौलत के नशे में हमें भूल गया था मगर वो बच्ची जिसे मैंने सिर्फ इंसानियत की खातिर चंद समोसे खिलाए थे वो आज मेरे लिए मसीहा बन गई थी। सच है कि निकी कभी ज़ाया नहीं होती।